अहमदहू व रसूलहू। मोहतरमा मारिया शकील साहिबा, मिस्टर MJ ख़ान साहब, ज़फ़र इस्लाम साहब और कमर आगा साहब, मौजूद ख़वातीन हज़रात, इतना तफसीली ज़फ़र इस्लाम साहब ने खाका माशरे का, ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे का हमारे सामने पेश कर दिया है कि उसमें कोई ज़ेर व ज़बर का इजाफ़ा करने की कहीं की गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि सिर्फ स्वादी कहना है और एंडोर्स ही करना है और यही कहना है कि आई डू एग्री। ऐसा लगता है ज़फ़र इस्लाम साहब की बात सुनने के बाद कि एक नाउम्मीदी की सी एक जहर, एक तस्वीर जहन में आ जाती है कि मुस्लिम माशरे में इतनी ख़राबियाँ हैं, इतने बुरे हालात हैं, तो शायद किसी नबी की ही ज़रूरत होगी, और जो हमारे ईमान के मुताबिक तो कोई नबी अब आने वाला नहीं है, तो शायद मेरे ख़्याल से रिफ़ॉर्म की भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है न करके। मगर बहरहाल ज़फ़र इस्लाम साहब ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है, और इनका ज़ाती तजुर्बा है, इनकी इल्मियत है। इन सारी बातों पे तो ना मैं बोल सकता हूँ, ना मेरा इसमें कोई कॉम्पिटेंस है, लेकिन मैं जो बात कुछ पिछले सेशन में उठाई गई थी और वो उसी बात को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि जो आपका ऑडियंस ग्रुप है या आपका क्लाइंटेल ग्रुप है जिसमें इतनी सारी ख़राबियाँ हैं, और वो जो हमारा टॉपिक है कि रिफ़ॉर्म एंड प्रोग्रेस, तो रिफ़ॉर्म करके उनको प्रोग्रेस की तरफ कैसे ले जाएं। तो अब अगर हो ही नहीं सकता है रिफ़ॉर्म, इतने बुरे हालात हैं, तो बैठ जाएं हाथ पे हाथ रख के, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ कोशिश काबिश तो करनी है अपने करके। तो जो एक ग्रुप है, टारगेट ग्रुप है, उसमें जाने की ज़रूरत है। मैं इस पे एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, जो मैंने कहा पिछले सेशन में भी कहा गया था, मेरे पास भी यही पॉइंट है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है, मुसलमान कह दीजिए, उलमा कह दीजिए, स्कूल कॉलेज कह दीजिए, मदरसे कह दीजिए, जो भी अब इतने सारे एरिया हैं, सब में इस्लामिक बैंकिंग है, सब में तो एक साथ एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जिसमें भी आदमी काम करना चाहे, तंजीम काम करना चाहे, उसमें जाना ज़रूरी है, और उनका भरोसा और उनका ट्रस्ट जीतना भी ज़रूरी है। हमारी जितनी भी काविशें अगर हो रही हैं, जिसका ज़फ़र इस्लाम साहब ने ज़िक्र किया, और नाकामयाबियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं जो लोग रिफ़ॉर्म कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस हॉल में बैठे हैं या इस जैसे बहुत से हॉल में बैठे होते हैं और ज़िक्र करते हैं और बातचीत करते हैं, वो अपने उस क्लाइंटेल तक नहीं पहुँच पाते। ज़फ़र इस्लाम साहब ने कहा, ये तो कम्युनिटी से आ रहे हैं, वहाँ रहते हैं बाटला हाउस में, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ मैं भी, बहुत दूर नहीं रहता आपसे मैं, लेकिन बहरहाल ये सब आप वहाँ देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उन्हीं तक पहुँचने की ज़रूरत है और उनका एतमाद जीतने की ज़रूरत है। बात यह है कि जो लोग रिफ़ॉर्म चाह रहे हैं और जिनका रिफ़ॉर्म हो रहा है, उनके बीच में बड़ा गैप आ रहा है। और ये सब बातें जो ज़फ़र इस्लाम साहब ने कहीं सुबह के सेशन में भी कहीं, हम सब भी देखते हैं कि हमारे माशरे में, ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे की बात हो रही है, क्योंकि एम्पायर है और मुसलमानों की बात हो रही है, इंडियन मुस्लिम की बात हो रही है, इसमें ख़राबियों की बात हो रही है। तो इसमें ये जो ख़राबियाँ हैं उनसे जुड़ना है। और जो हमारा जो जिस तबके की तरफ बार बार शिकायत की जाती है कि वो उलमा हैं या मौलवी हैं या मस्जिदों के ख़तीब हैं या मुअज़्ज़िन हैं या इमाम हैं, वो अपने खुतबे को सही इस्तेमाल नहीं करते, उनसे रब्ता करना होगा, उनको विन ओवर करना होगा, उनका कॉन्फिडेंस देना होगा, तभी रिफ़ॉर्म होगा। मैं इस बात को इससे दोहरा रहा हूँ कि हमारी बहुत सी काविशें जिसमें मैं भी जुड़ता हूँ, इसमें हम नाकाम हो जाते हैं, इस वजह से कि हम उन लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाते, उन लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाते जिनको हम रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं, या जिनमें हम ख़राबियाँ देख रहे हैं अपने करके। हम चाहते हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने काविशें करी, आपने बताया कि लोगों को किताबें भेजी, कोई जवाब नहीं आया, मदरसा बोर्ड बनाने के लिए या कोई रिफ़ॉर्म करने के लिए कोई जवाब नहीं आया। तो मैं इस चीज़ में एक मिसाल सामने रखता हूँ, और वो मिसाल मैं बहुत जगह दोहराता हूँ, बड़ी आम मिसाल है कि हिंदुस्तान में जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट की जब बात हम करते हैं तो महात्मा गांधी की शख्सियत सामने आती है। महात्मा गांधी ने जब फ्रीडम मूवमेंट, उस वक्त बड़ा टारगेट था हिंदुस्तान की आज़ादी, तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो एग्रीकल्चर से मुताल्लिक़ हों या दूसरी हों, वो चीज़ें पसोपेश थी। उस वक्त आज़ादी ही हमारा एक फोर फ्रंट था
एक फोकस था। लेकिन महात्मा गांधी ने उसके साथ साथ जो समाजी रिफॉर्म की कोशिश की, लीडरशिप दी। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो उसकी मिसाल जो मुझे बार बार याद दिलाती है और मैं उससे सीखना चाहता हूँ कि उस समाज को जिसको रिफॉर्म भी करना चाहते थे, जैसे उन्होंने अगर छुआछूत को ख़त्म करना है तो उस जाके उस समाज में उन्होंने रहना शुरू करा, उस समाज के जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, उस समाज की तरह उन्होंने धोती और एक चादर लपेटना शुरू कर दी। इतना अपने आप को उससे आइडेंटिफाई किया, इतना अपने आप को जाके उन लोगों से मिल जुल गए, और फिर जब जाके उन लोगों से कहते थे कि आप छुआछूत ना करो, या आप उन लोगों से कहते थे कि मंदिरों को दूसरों के लिए खोल दो, तो तभी मुमकिन हो पाया या कह पाए जब वो उनके साथ इतने मिल जुल गए थे। आज हमारे पास जो एक सबसे बड़ा क्राइसिस मुझे लगता है रिफॉर्म के ताल्लुक से, कि हम सब जानते हैं जो सफर साहब ने कहा इतनी खराबियाँ हैं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट ख्वाहिश रखते हुए भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कि हमारे उस बीच में जो हमारे लोग जिनको हम रिफॉर्म करना चाहते हैं या हम लोग हैं, उनमें गैप बहुत है। ये दूर करना बहुत ज़रूरी है, और ये जब भी होगा कि इस हॉल में बैठे हुए लोग उन लोगों तक पहुँचें, उनसे बात करें। कम्युनिकेशन और डायलॉग की बात जो की गई, और वो कम्युनिकेशन और डायलॉग करना ज़रूरी है। एंड दिस कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ए वन वे कम्युनिकेशन, इट कैन नॉट बी फ्रॉम दिस स्टेज टू द ऑडियंस, इट हैज़ टू बी बोथ वे, इट हैज़ टू बी बोथ वे कम्युनिकेशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू दे वांट। हम सिंपली कहते हैं हिजाब मत पहनो क्योंकि मेरी फैमिली में नहीं पहनते, माई पर्सनल इशू, आपकी फैमिली में नहीं पहनते, पर्सनल इशू। बट व्हाट डू दे थिंक, व्हाट डू दे बिलीव, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड? दे बिलीव इन रिलीजियस टर्म्स, वो उसको मानते हैं कि मजहबी जिम्मेदारी है, तो अब उसको हम वी कांट जस्ट डिसमिस कि नहीं है, ख़त्म करिए, आप जाइए। Unless we do not understand them, we do not talk to them, unless we do not go to the root cause of the issue। एक मैंने मिसाल दे दी हिजाब की, there can be many other examples also। हिजाब इसलिए कि आजकल हम लोग के जहन में है, अखबारों में है, टीवी में है, इसलिए वो सामने आ गई। कुछ दिनों पहले ट्रिपल तलाक थी, वो बात सामने आ सकती है, कोई चीज़ और सामने आ सकती है। अब हलाल मीट की सामने आ रही है, वो सामने आ सकती है। कभी दाढ़ी की बात आ सकती है, कभी दफनाने की बात आ सकती है। ऐसी चीज़ें कभी ना कभी आ सकती हैं। और ये भी कहा सकता है कि ये सब चीज़ें इसेंशियल्स ऑफ इस्लाम नहीं है, दाढ़ी है या दफनाना है या हलाल है, तो इनको भी कोई कभी बैन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू दे बिलीव बिफोर वी रिफॉर्म देम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कंडीशनलिटीज़ हैं, ये कंडीशन है, इसको पहले क्रिएट करिए। तो मैं एम्पायर से या इस फोरम से यही दरख्वास्त करूँगा कि हमको वी हैव टू मूव आउट आवर एयर कंडीशन रूम्स एंड मूव टू दी पीपल एंड टॉक टू देम एंड विन ओवर देयर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एंड देन मूव ऑन। ये तो एक बात मैंने आपसे अर्ज़ करी, लेकिन मैं आपसे दूसरी बात इसमें अर्ज़ करना चाहूँगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, और एक और बात कह के फिर अपनी बात ख़त्म कर दूँगा, कि जो कोई भी रिफॉर्म हम लेके चलते हैं तो या सोचते हैं या प्लान करते हैं, वो किसी सर्कमस्टांशियल सिचुएशन से बाहर नहीं हो सकता। कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, टाइम होता है, हिस्ट्री होती है, कोई वक्त होता है। मैंने अभी फ्रीडम मूवमेंट की बात कही कि एक मूवमेंट थी, उस वक्त चल रही थी, हर ख़यालात के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा थे कांग्रेस के ऊपर, और उस वक्त अंग्रेज़ों से आज़ादी की जंग लड़ रहे थे। वो एक रिफॉर्म की स्टेज उस पर जो आई, उस पर सब उस पर मर्ज हो गए अपने करके, और उसमें जो कुछ भी ज़रूरतें हुई, समाज की ज़रूरतें हुई, यहाँ तक कि चाहे मज़हब की भी ज़रूरत हुई तो मज़हब का भी इस्तेमाल किया गया, राम राज्य का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया, महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात करी, वगैरह वगैरह। तो एक सर्कमस्टांसेस होता है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, और एक सिचुएशन होती है, उसके लिहाज से ही आप किसी रिफॉर्म को या किसी चेंज को या किसी तब्दीली को सोच सकते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। तो इस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस हैं, और वो सर्कमस्टांसेस हमारे बहुत सारे जो रिफॉर्म की ज़रूरतें हैं उसको पसे पुश फेंक दे रहे हैं अपने करके। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अब फिर वही मिसाल मेरे जहन में आ जाती है कि हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग जो पर्सनल लाइफ में अपने घर में हिजाब का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज वो हिजाब के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं। अब उस पर वो रिफॉर्म हिजाब करना है या नहीं करना है वो सब भूले हुए हैं, क्योंकि उनको एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कम्युनल वॉर जो फैली हुई है इस मुल्क में, और कम्युनल फोर्सेस से जो लड़ाई लड़नी है उसमें ये सब कहीं सबस्यूम हो गया और डूब गया। और ऐसे बहुत सारे हमारे रिफॉर्म्स जो हैं वो इस बड़ी लड़ाई में कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म की वजह से। ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी वजह से, जैसे आपने हमारे ज़फ़र इस्लाम साहब ने तहरीक हिजरत का कहा या खिलाफत मूवमेंट का कहा, वो एक सर्कमस्टांसेस उस वक्त के अब थे, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं मेरे ख्याल से गलत फैसले हो गए, और जिसका आपने जिक्र भी किया, और वो हमें नुकसान उठाना पड़ा। आज भी शायद हमारे बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जो बहुत सी चीज़ें
हम करना चाहेंगे और यहाँ लोग ख्वाहिशमंद भी होंगे, लेकिन जो आज के देश के हालात हैं मैं उसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तो नतीजा ये होगा मैं कहीं सियासत की तरफ चले जाऊँगा, कहीं हुकूमत की तरफ चले जाऊँगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आई एम फ्लैगिंग द इशू दैट द सर्कमस्टांसेस, द सिचुएशन और जो सोसाइटी की स्टेज होता है या स्टेटस होता है, उन सब की वजह से रिफॉर्म कितना आप कर सकते हैं। हम सब, एक मिसाल देके अपनी बात को मैं वाज़ेह कर दूंगा, हम सब जानते हैं कि सर सैयद बड़े रिफॉर्म्स एजुकेशन थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, तफसीर कुरान भी लिखी, बड़े बोल्ड तफसीर कुरान लिखी है। मैं आजकल इत्तेफाक से वही तफसीर पढ़ रहा हूँ सर सैयद की। इससे ज़्यादा बोल्ड तफसीर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जो उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं, बहरहाल वो एक अलग गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, लेकिन वही सर सैयद से जब लड़कियों की तालीम के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा अभी 100 साल इंतज़ार करना पड़ेगा लड़कियों की तालीम के लिए, आपको 100 साल इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये बात कह रहे हैं वो, उस वक्त कह रहे हैं। आज हम सब उसको उस बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सर सैयद ने लड़कियों की तालीम के लिए कुछ नहीं किया। द पॉइंट आई एम ड्राइविंग एट दैट वाज अ सर्कमस्टांसेस सिचुएशन विच कंपेल्ड हिम टू से सो, that you have to wait till the situation is better, then only you can talk about it. Today let me talk about the education of boys or upper classes, whatever it is. तो ये एक मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हमें अपने जब रिफॉर्म की कोई भी मूवमेंट लेके चलें या कोई भी तहरीक लेके चलें, वो सर्कमस्टांसेस को हम नहीं भूल सकते। और वो जो कम्युनिटी जो सफ़र कर रही है, जिसके बारे में सुबह भी कहा गया, आज भी कहा गया कि वो साहब बाबरी मस्जिद तहरीक ओवरटेक कर दिया, गलत फैसले किए गए, वो इतना सर्कमस्टांसेस चीज़ें हो जाती हैं कि आदमी उसमें इतना डूब जाता है कि जो छोटे मोटे और आपके फैसले होते हैं वो सही होते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यू आर सबस्यूम इनटू certain bigger issues which are so overwhelming that your small issues which you want to do or small change if you want to bring in, you forget about them, you ignore them. तो आज की सिचुएशन इस मुल्क में इतना बड़ा जो ये वायलेंस है, जो स्टेट का मिसयूज़ है, जो सुबह भी बात की गई है, आज भी बात की गई है, सिस्टम की ख़राबी, सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है, उससे लोग इतने परेशान हैं कि जो लोग भी कहीं छोटे रिफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे मैंने हिजाब की मिसाल दी उसकी दी, वो भी नहीं कर पा रहे और वो उसमें डूबे हुए हैं। तो मैं इसलिए इस बात की भी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा, कराता हूँ कि हमें उन सर्कमस्टांसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो इसकी मिसाल यही सब चीज़ें हैं, हिजाब है और हलाल मीट है वगैरह वगैरह। अपना नाउ हैविंग सेड दैट, आई कम टू वन फाइनल पॉइंट एंड देन आई कंक्लूड कि रफ़ीक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि तालीम का जो एक मसला है, और सुबह भी इस सेशन में बात कही गई, सब ने कही कि तालीम और मुआशरत दो ऐसे रास्ते हैं जिससे हम अपने तरक्की का रास्ता और तरक्की की राह पे गामज़न हो सकते हैं। और ये पुराना ओल्ड टेस्टेड फार्मूला है, कोई मैं नई बात तो नहीं कह रहा। फिर सर सैयद की बात आती है, उससे पहले आ जाती है, सबसे जब से 100-150 साल से तो कहा जा रहा है, 50 साल से तो मैं अपने कानों से ही सुन रहा हूँ, बाकी किताबों में लिखा जा रहा है। सो इसमें जो हमारा जो नेटवर्क फैला हुआ है इस मुल्क में मुसलमानों के तालीमी इदारों का, अभी कुछ अर्से पहले हम लोग, हमारे साथ इलियास सफ़ी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग ने विदर्भ का दौरा किया। हम भोपाल गए, हम औरंगाबाद गए, हम दूसरे शहरों में वहाँ गए अपने, और बिदर गए और ऐसे शहरों में सब जा गए। और मुसलमानों के तालीमी इदारों का एक जाल फैला हुआ है वहाँ पे, उर्दू इदारे हैं, उर्दू ज़रिए तालीम के इदारे हैं, जाल फैला हुआ है। लेकिन दो चीज़ें तालीमी इदारों की सबसे ज़्यादा खस्ता हाल जो निकल आई, उस रिफॉर्म की तरफ मैं तवज्जो करा के अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। एक तो वहाँ पे जो निसाब है वो इतना मसलकी ओरिएंटेड निसाब है कि जैसा कि आपने भी इशारा किया कि एक स्कूल में हम जाते हैं तो मालूम होता है कि तबलीगी जमात वालों का उस पर गलबा है, तो अब दूसरे मसलक के लोग वो दाखिला नहीं कर रहे। एक स्कूल की तरफ हम जाते हैं तो मालूम होता है जमात इस्लामी के लोगों का वहाँ गलबा है। अभी ये बात मैंने हमदर्द में भी एक कॉन्फ्रेंस में कि अमीर जमात भी मौजूद थे, मैं उनके सामने भी मैंने उनसे कहा, उनसे गुजारिश भी करी कि इस सिलसिले में आप करें कि ये इतना ज़्यादा, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक अपील जारी की है। रफ़ीक साहब के में वो बात होगी, अपने ख्वाजा सैफुल रहमानी साहब से मुलाकात भी मेरी अभी हैदराबाद में हुई थी, उनके दायरे में गए थे। उन्होंने वो अपील भी दी है कि मसलकों के, हम सारे मसलकों को लोगों ने अपील करी है कि हम मसलकों को झगड़े नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, एक 10-12 पॉइंट की वो अपील है। तो मैंने उनको दरख्वास्त की थी कि आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से या दूसरे किसी इदारे से ये जो निसाब चल रहा है हमारे मदरसों में या हमारे स्कूलों में, जिसमें आपने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, इतना, और ये मदरसों में भी हो रहा है, इतना मसलकी निसाब चल रहा है, और वही लोग जो बाद में ख़तीब बनते हैं,
इमाम बनते हैं, मौज़िन बनते हैं, उलमा बनते हैं, वही ओपिनियन मेकर्स हो जाते हैं और वही मसलकी लड़ाइयाँ हम इतनी लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो रिफॉर्म हमें अपने आप में करना है, जिसकी हम दुहाई भी देते हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी कह रहा है, खालिद सैफुर रहमानी साहब भी कह रहे हैं। इत्तेफाक से बिदर में हम लोग थे, तो बिदर में जामा मस्जिद में खालिद फैसल रहमानी साहब ने ख़ुद तकरीर करी, मैं भी उसमें जामा मस्जिद में गया, मैंने सुनी। उन्होंने वो वहाँ पे सबसे अहदनामा भी दिया कि हम मसलक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, सब ने हाथ उठा के उसका अहदनामा भी किया। लेकिन नतीजा क्या होगा, जब हम अपने मदरसों में जाते हैं तो वही पढ़ाते हैं। एक बात मैं यहाँ कह देता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा, मौलाना मौदूदी साहब की तहरीक थी, उन्होंने देखा है कि हमारे मदरसों में उन हदीसों को जिनमें मसलकी झगड़े होते हैं उनको पढ़ाने के लिए तो हम 2-2, 3-3 दिन लगा देते हैं, ऐसी हदीसों को जिससे मसलकी झगड़े होते हैं। ये मौलाना मौदूदी दिख रहे हैं। और वो हदीसें जिनमें माशरती या समाजी फलाह बहबूद का मामला होता है, उससे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो अब हमारी जो प्रायोरिटीज़ या हमारी जो एम्फेसिस है वो मसलकी झगड़ों में हो रही है। तो हमारे मदारिस के जो निज़ाम है और जो भी इसका करिकुलम है, मैं एक ऐसे मज़ाकरे में था, हमारे एक मुकर्रर ने हवालों के साथ, किताब के हवाले के साथ, पेज के हवाले के साथ, सफ़े के हवाले के साथ देवबंद के निसाब का जिक्र किया, जहाँ एज तशी के ख़िलाफ़ बातें लिखी हुई थी निसाब में, शियाओं के ख़िलाफ़ बातें। तो हम ऐसे निसाब को पढ़ा रहे हैं, उसकी रिफॉर्म की बहुत मैं बिल्कुल आपको अपने ज़ाती तजुर्बों से, जो मैं अभी घूम के आया हूँ पूरे विदर्भ में और औरंगाबाद में और बेंगलोर, इसमें कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में, तालीमी निज़ाम फैला हुआ है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या पढ़ा रहे हैं उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। आप मदरसा बोर्ड सरकारी बनाएं या प्राइवेट बनाएं या अपने बोर्ड बनाएं, किसी मैकेनिज़्म से उस पर तवज्जो करिए, गौर करिए। मैंने अभी हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी इसका जिक्र किया अभी एक फ़ोरम के ऊपर, और अमीर जमात से भी जिक्र किया कि इस पर ज़रूर तवज्जो करें। आखिरी बात इसी सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में है कि इस वक्त जो हमारे इदारों का, चाहे वो बड़े आला इदारे हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल्स हों, मदारिस हों, सबसे बड़ा मसला जो है मेयार तालीम का है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिसिंग। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फाइनेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं है, तलबा नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर अगर हम तवज्जो नहीं करेंगे, तो मैं कुछ दिन पहले बिजनौर में था, वहाँ मैंने एक स्कूल में बात करी कि अगर हम अच्छी तालीम नहीं दे रहे और ख़राब तालीम के साथ बच्चों को स्कूलों से, कॉलेजेस से निकाल रहे हैं, तो वी आर डूइंग इनजस्टिस टू देम, वी आर कमिटिंग अ क्राइम टू देम। दे आर कमिंग आउट टू सोसाइटी with no education in proper sense of the word. They may have a degree in their hands, they may have a certificate, a sheet of paper in their hands, but they do not have a proper education. The result is they are not acceptable in the society, they are not acceptable in the corporate world, they are not acceptable in the job market also, and they are a liability in the society. So they are not acceptable also to society. तो इस रिफॉर्म को करने की ज़रूरत है। बाकी जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस इस आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इस पर तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ पेशेंट हियरिंग, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम एंकर। थैंक यू। Thank you for sharing your perspective and of course your visits to multiple places, and that on-ground experience certainly is very, very crucial, because that will make us come up with ideas which will be necessary at this particular moment in the context of our community. Kamaraka sir, please.